अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। खुर्रम दस्तगीर साहब के एक बयान ने एक और सियासी हलचल मचा दी है। एक ऐसा बयान जिसमें जो तमाम तर दावे पिछले 3.5 साल में आज की हुकूमत और उस वक्त की अपोजिशन करती रही, उन तमाम दावों के बरक्स उन्होंने हर चीज़ को बदल के रख दिया और कहा कि मकसद हुकूमत गिराने का ये था कि हमारे पे केसेस बन रहे थे, उनके फैसले होने थे, हम नाहल होने थे और अगली मरतबा इमरान खान साहब 10-15 साल मजीद वज़ीर आज़म बन जाते। ये बयान दिया उन्होंने आज से 2-3 दिन पहले। बार बार कहता हूँ, बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की सियासत किसी असूल के तहत, किसी ज़ाब्ते के तहत नहीं होती, कुर्सी की पॉलिटिक्स है। यहाँ पर असूल के नारे हों, किसी रॉन्ग डूइंग के नारे हों, ये तमाम तर नारे किसी सियासी मकसद के लिए लगाए जाते हैं और वो सियासी मकसद आप देखते रहे हैं कि कुर्सी यानी कोई भी हुकूमत में आ जाए, वोट का इज्जत दो का नारा कुर्बान करना पड़े, उसके लिए भी सियासी जमातें तैयार हैं। जमहूरी पसंद जमातें डील करने के लिए हर वक्त तैयार और बेचैन रहती हैं कि किसी तरह हमें मौका मिल जाए, हम डील कर जाएं और किसी तरह हम अपने आप को हुकूमत में लाने के लिए एक उम्मीदवार साबित कर दें। यह है पाकिस्तान की सियासत और यही पिछले कितने सालों से पॉलिटिक्स हम देखते आए हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब के बयान ने एक मरतबा फिर इस व्यू को, इस सियासत के इस एंगल को रीइंफोर्स किया है। क्या कहा खुर्रम दस्तगीर साहब ने, जरा सुनिए। इस साल के आखिर में एक बड़ी तब्दीली आनी थी, उसमें तो ये नजर आ रहा था कि इमरान खान का जो गठजोड़ है ये तो अगले 15 साल रहेगा अगर इस तरह हालात रहे। और जिस तरह के उनके प्रोग्राम थे, हम सब ने डिस्क्वालीफाई होना था इस साल के आखिर में। तमाम जो अपोजिशन की लीडरशिप है, कुछ माह पहले जो कहा कि हम नैब के कुछ 100 जज और हायर कर रहे हैं और हम सारे केसों को एक्सपेडाइट करेंगे, तो उस मैस लेवल के ऊपर मैस लेवल पे डिस्क्वालिफिकेशन होनी थी। बिगिनिंग शहबाज शरीफ डाउनवर्ड, शाहिद खान अब्बासी, हसन इकबाल और ऑल ऑफ अस, सिर्फ मुस्लिम लीग नून की नहीं। आपके ख्याल में जो कोलिशन बनी है वो इसी वजह से बनी है कि इमरान खान साहब के तो फाशिस्ट प्लान्स थे ना इस मुल्क के ऊपर हमला करने के। तो लिहाजा ये आज मुश्किल जरूर है, लेकिन ये हमें याद रखना है जब हम मुआशियत की डिस्कस करते हैं कि यहाँ जमहूरियत का, हाकमियत का और वफाकियत का मामला भी मौजूद है, जिसको हमें साथ लेकर चलना है। आपको ये जमहूरियत, वफाकियत, फैशिज्म, ये तमाम बड़ी बड़ी टर्म्स जो उन्होंने इस्तेमाल की, लेकिन आखिर में मकसद उन्होंने कहा कि किसी तरह हम बच जाएं, डिस्क्वालीफाई ना हो। ऐसा लगता है उनके बयान को सुन के जैसे चाहे कोर्ट्स हों, चाहे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, जहाँ पर सारे इकट्ठे हो जाने थे और मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों का तिया पांचा कर देना था। लेकिन यह है, आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी इस बयान की तौसीक की। कैसे की, जा सुनिए। आपको यह खदशा था कि दोबारा इमरान खान लोगों को जेल में डालेंगे, कन्विक्ट करवाएंगे, या बाकायदा कोई मालूमात थी आपके पास कि इमरान खान ये करने जा रहे हैं? ये बाकायदा मालूमात थी जिसमें रिटायर्ड सेशन जजों को और उन रिटायर्ड लोगों को चुन चुन के अदालतों में लगाना था और जहां जहां पे जो है वो सियासी मुखालफीन, PMLN हो या कोई और जमात हो, उनके केसेस चल रहे थे, वहां पे उन सब को जो है ये इस एक साल में सजाएं दिलाने का प्रोग्राम था। जजेस लगाने थे और सजाएं दिलवाने का प्लान था। 15 साल हुकूमत करने का प्लान था। वो तमाम लोग जो सियासत को फॉलो कर रहे हैं, करते हैं, बड़े अरसे से करते आए हैं, जब तक नो कॉन्फिडेंस नहीं थी आई, बहुत से लोगों का ख्याल था कि इमरान खान साहब अपनी मकबूलियत या गैर मकबूल होने के लो स्टेप पे है। यानी इससे ज़्यादा गैर मकबूल इमरान खान साहब अपने 2011 30 अक्टूबर के जलसे के बाद नहीं हुए जितने अब हैं। बहुत से लोग तो ये भी कह रहे थे कि शायद पंजाब में सीटें लेना मुश्किल हो जाएगा तहरीक इंसाफ का, जिस तरह ये हुकूमत चल रही है। और इस चीज़ का इजहार मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग भी किया करते थे कि आप बाहर जाएंगे, आपको लोग जूते मारेंगे, आपको अंडे मारेंगे जब आप बाहर निकलेंगे। क्योंकि उनका ख्याल था कि इमरान खान साहब अनपॉपुलर हो गए। लेकिन कैसे ये हुकूमत बननी थी, कैसे किस हद तक धांधली होनी थी, ये खदशात का इजहार किया। लेकिन सियासत, जैसे मैंने पहले कहा, सियासत है क्या? इसी चीज़ का नाम है अपनी मर्जी के हिसाब से ट्विस्ट करते रहना। ये आपको याद होगा इमरान खान साहब की हुकूमत 2018 में बनी। 2019 में मौलाना साहब एक लॉन्ग मार्च लेकर आए थे, वो भी महंगाई के खिलाफ था और धांधली के खिलाफ था उस वक्त। किस तरह इनके व्यूज बदलते आए हैं पिछले कुछ अरसे में, सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि आज यहां पर यह हुकूमत बन जानी थी, हमें सजाएं हो जानी थी। ये शुरू कहां से हुआ था? आपको याद होगा मौलाना फजल रहमान साहब 2019 में एक धरना लेकर आए थे। उस वक्त मैं सिर्फ आपकी खातिर ये बता दूं, डॉलर की कीमत थी 155 रुपए, पेट्रोल 113 रुपए का था, डीजल 127 रुपए का था। जिस वक्त ये पहला लॉन्ग मार्च किया गया,
मवाजना भी कर दूं, आज डॉलर जो इस वक्त 155 का था आज 210 रुपए से ऊपर जा चुका है। जो पेट्रोल 113 का था आज 234 रुपए 46 पैसे का है। डीजल 127 का था आज 264 रुपए का है। लेकिन उस वक्त मकसद डॉलर और पेट्रोल, एक नाअहल हुकूमत जो मेशत काबू करने में नाकाम है, उसके खिलाफ आना था। क्या कहा जाता था उस वक्त, जरा सुनो। अब हम मुल्क को चलाएंगे, तरक्की देंगे इस मुल्क को, इसके मईशत को संभालेंगे। अब ये मुल्क तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा रेप खत्म हो चुका है, इसलिए कौम के सरों से उतर जाओ। हम चलाएंगे क्योंकि तुम मुल्क नहीं चला सकते। सितंबर 2020 पीडीएम का इत्तेहाद बना और यह इत्तेहाद धांधली और मईशत के खिलाफ बना। डॉलर और पेट्रोल की कीमतों का बड़ा जिक्र हुआ इस इत्तेहाद के दौरान कि हम इसलिए सारे इकट्ठे हो गए हैं क्योंकि मुल्क बड़ी मुश्किल में है। उस वक्त ना केसेस का मसला था, केसेस का मसला तो रहा उनका हमेशा से, लेकिन मकसद यह था कि मुल्क मुश्किल में, हम आके इस मुल्क को बचाएंगे। सब लोग इकट्ठे हुए और एजेंडा बताया गया कि पीडीएम का एजेंडा क्या है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सिलेक्टेड वजीर आजम इमरान अहमद नियाजी के फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर अक्टूबर 2020 के पहले मरहले में मुश्तरका जलसे मुनाक़द और रैलियां निकाली जाएंगी। जनवरी 2021 में इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च होगा। और यह भी कहा गया कि जाली हुकूमत है, यह हुकूमत सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, एस्टैब्लिशमेंट इस हुकूमत को लेकर आई है, यह असेंबली जाली है जिसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया उस वक्त की तमाम पीडीएम ने। मुझे बताओ कि इस्तीफा देकर घर आ जाना चाहिए या इन जाली असेंबलियों में बैठे रहना चाहिए? इस्तीफे उठा के इनके मुंह पर मारने चाहिए। ये पड़े तुम्हारे इस्तीफे। जो इलेक्शन पाकिस्तान में हुए थे वो फ्रॉड इलेक्शन थे, बदतरीन धांधली का शिकार हुए थे। हम न उनके नताइज को तस्लीम करते हैं और न उस नताइज की बुनियाद पर बनने वाली हुकूमत को तस्लीम करते हैं। इस खराबी का हिस्सा हम नहीं बनना चाहते। आज जो पार्लियामेंट है, जो एक चोरी शुदा मैंडेट के नतीजे में वजूद में आई है, हम उसके अंदर इक़्तिदार की जंग नहीं लड़ना चाहते। मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ था कि जी असेंबलियों में नहीं जाना चाहिए। हमारा मौक़िफ़ था कि, और ये इस वक्त खत्म हुआ पीडीएम का था जब पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद से असेंबलियों से इस्तीफे देने के मसले पर बाहर निकली। लेकिन मसला क्या था? जाली असेंबली है, चोरी शुदा मैंडेट है, इस असेंबली का हिस्सा हम नहीं बनना चाहते। सो ये 2019 और 20 में ये मौक़िफ़ लेकर अपोजिशन सामने आई। फिर 2021 आया तो जूं महंगाई बढ़ती गई, पेट्रोल महंगा हुआ, डॉलर ऊपर गया, डीजल महंगा हुआ, तो वो मौक़िफ़ इसके साथ साथ के नए इलेक्शंस कराओ, ये असेंबली जाली है, महंगाई की तरफ जाना शुरू हुआ और पीटीआईएमएफ बजट के नारे आप असेंबली में सुनते रहे। ये अब पीटीआई की हुकूमत नहीं रही स्पीकर साहब, ये पीटीआईएमएफ की हुकूमत है। आईएमएफ के आगे ढेर हो गए हैं। हम आईएमएफ के मिन्नते तरले कर रहे हैं और ऐसी शरायत एक्सेप्ट कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी बहुत बड़ा धचका लगेगा। सो पीटीआईएमएफ की गवर्नमेंट है, ऐसी शरायत एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब इशू ज्यादातर मईशत की तरफ चला गया क्योंकि जाहिर है इस मुल्क में महंगाई आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। पीटीआई की आईएमएफ की शरायत जो लागू करनी थी, उन्होंने कहा सब्सिडीज खत्म करें अगर आपने हमारे प्रोग्राम में रहना है। उसके बाद 2022 फरवरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक अवामी मार्च किया। वो मार्च बिलावल भुट्टो साहब, जरदारी साहब सिंध से लेकर चले और उस मार्च को लेकर इस्लामाबाद आए और उसमें बार बार कहा गया कि इलेक्शन करवा दो वरना हम तुम्हारी हुकूमत गिरा देंगे। मेशत उसका एक कलीदी नुक्ता था। उस लॉन्ग मार्च का इश्तिहार लगाए गए इस मार्च के ऊपर कि पेट्रोल चूंकि 160 रुपए का जा चुका है, 176 रुपए का पेट्रोल हो चुका था। मैं फिर बता दूं कि उस वक्त जब बिलावल साहब इस्लामाबाद तशरीफ लाए इस लॉन्ग मार्च के साथ, डॉलर 176 रुपए का था, पेट्रोल 150 रुपए का था, डीजल 144 रुपए का था। जब ये मार्च किया गया उस वक्त प्रेशर बढ़ा तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पेट्रोल 10 रुपए सस्ता और बिजली 5 रुपए सस्ती की। उस पर बिलावल साहब ने क्रेडिट लिया कि हमारे मार्च की वजह से ये सब कुछ हुआ है। आपको मुबारक हो, केजीएलओ को मुबारक हो, आपकी एक दिन की मेहनत के नतीजे में पेट्रोल की कीमत 10 रुपया कम हो गया है। आपको देख के वजीर आजम घबरा गया और उनके टांगे कांप रहे हैं। तो टांगे काम गई और 10 रुपए पेट्रोल
सस्ता किया गया और उन्होंने कहा ये हमारा क्रेडिट है, जालों का क्रेडिट है जो वहां पे आए। सो जाली असेंबली, सिलेक्टर्स, सिलेक्टेड, रिग्ड इलेक्शंस, नए इलेक्शंस चाहिए से मईशत, या अब ये मामला आ गया फरवरी 2022 में जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने वाला था। अभी तक टेबल नहीं हुआ था, लेकिन नजर आ रहा था कि अगले चंद दिनों में और कम दिनों में ये हो जाएगा। उस वक्त तक अभी तक टेबल नहीं हुआ था। फिर मौलाना फजल रहमान नून लीग महंगाई मुकाऊ मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ आए और उस वक्त भी बड़ा इशू महंगाई का था। बहुत बयानबाजी की गई, डॉलर की प्राइस देखें, हम इतने पे छोड़ के गए थे आज इतने पे है, पेट्रोल हम इतने पे छोड़ कर गए थे आज इतने पर है, टैक्स लिए जा रहे हैं, इस्तीफा दें इमरान खान साहब और घर जाएं क्योंकि ये हुकूमत चलाना उनके पास की बात नहीं। अवाम ने ये फैसला किया है कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, तुमसे इक़्तिदार छीन लेंगे। वक्त आ गया है कि हम इस इमरान खान को आखिरी धक्का दे दें। अलविदा, अलविदा। और ये सब पिछले इस गुज़िश्ता साल में जो गुजर रहा है, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आना था तो लॉन्ग मार्चेस का ये सिलसिला, पहले पीपल्स पार्टी और फिर जो बकिया पीडीएम थी वो लेकर इस्लामाबाद आए। बार बार कहा गया महंगाई बहुत बढ़ गई, पेट्रोल की कीमतों पर, बिजली पर क्या क्या बयानबाजी हुई। और मैं फिर बार बार ये कह रहा हूँ कि वजह क्या है कि खुर्रम दस्तगीर साहब के बयान और राना सनाउल्लाह साहब का बयान ये अब कह रहा है कि असल इशू केसेस थे जिसकी वजह से हमने ये सारा कुछ किया। लेकिन जब ये कैंपेन चला रहे थे तो उस वक्त मसला या तो जाली इलेक्शन था, या सिलेक्टेड असेंबलियां थी, या महंगाई यानी पेट्रोल और डीजल की कीमतें उस वक्त की थी। मार्च 2022 में डॉलर 182 रुपए का था, पेट्रोल 150 रुपए जो 10 रुपए कम कर दिया गया, डीजल 144 का था। मैं फिर बता दूं आज 209 का डॉलर है, 234 रुपए 46 पैसे का पेट्रोल है और 264 रुपए का डीजल है। बिजली और उस पर क्या क्या बयानबाजी हुई, क्योंकि ये फिर इशू बड़ा बन गया। यानी जो जो वक्त गुजरता गया, जो इशू सामने आता था उसी को इशू बनाकर, और ये आज की बात नहीं, एक तारीख है पाकिस्तान की कि हुकूमत के खिलाफ जो भी ऑपोजिशन होती है वो इन चीज़ों पर बयानबाजी करती है। उस वक्त भी बिजली पर बयानबाजी हुई। क्या बयानबाजी हुई जरा सुनिए। ये चलें अभी अब आपको थोड़ी देर में ये सारी बयानबाजी सुना देते हैं। इमरान खान साहब बार बार ये कहते रहे, आपको याद होगा पहला इमरान खान साहब ने जब असेंबली में तकरीर की, उनको तकरीर नहीं करने दी गई, शोर गुल में एक तकरीर हुई है। जो दूसरा एलिमेंट है कि क्या बयान होते हैं वो था एनआरओ। एनआरओ है क्या? एक मफामत का नाम देकर केसेस खत्म करने का जो मायदा परवेज मुशर्रफ साहब का उस वक्त की ऑपोजिशन के साथ हुआ था, बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ हुआ था, उसको एनआरओ का नाम दिया गया, नेशनल रेकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस। यानी अगर आपने मफामत करनी है तो आपको केसेस खत्म करने पड़ेंगे। मुशर्रफ साहब ने खुद बाद में ये एतराफ किया था कि मुझसे गलती हुई जो मैंने एनआरओ किया, लेकिन उस वक्त के मेरे सियासी हलीफों ने मुझसे ये फैसला करवाया। माजरत मांगी है पाकिस्तानियों से कि ये एक फैसला था, विद हाइंडसाइट मैं कह सकता हूँ ये मुझे नहीं करना चाहिए था। यहाँ कुछ पॉलिटिकल फोर्स जो मेरे साथ थे उन्होंने ये करवाया मेरे से, मैंने उनकी बात मानी, केसेस देने के ऊपर मैं राजामंद हो गया। और एनआरओ, ये लफ्ज एनआरओ ये मेरा बनाया हुआ नहीं है। सो एक तरफ जहां सिलेक्टेड, रिग्ड इलेक्शंस, पेट्रोल, डीजल, डॉलर की बात थी, इमरान खान साहब ने पहली तकरीर में भी एनआरओ का जिक्र किया कि एनआरओ नहीं दूंगा क्योंकि ये लोग एनआरओ मांगते हैं। लेकिन जो मर्जी कर ले, आपको एनआरओ नहीं मिलेगा। और अब भी एनआरओ 2 की बात कर रहे हैं इमरान खान साहब कि ये एनआरओ 2 मांगते थे। आज उन्होंने ट्वीट भी किया इमरान खान साहब ने खुर्रम दस्तगीर साहब के बयान पे कि हम तो पहले से कहते थे कि ये एनआरओ मांगते हैं। ये जो खुर्रम दस्तगीर ने बात की है, इससे ये वाजे होता है कि इनका तो मकसद था ही नहीं और कुछ स्वाय एनआरओ 2 लेने का। इसीलिए ये सारी जदोजहद थी। 3.5 साल से ये बार बार जो ब्लैकमेल मुझे किया जा रहा था, ये तो सिर्फ चाहते थे एनआरओ, दूसरा एनआरओ यानी केसेस का खत्म होना। और अगर अब आप ये सारा पॉलिटिकल सियासी तनाजुर देखें जिसमें मूवमेंट चलती हैं, लॉन्ग मार्चेस होते हैं, धरने होते हैं, वो सारा सियासी मकासद, लेकिन उसका फेस उस वक्त के हालात के मुताबिक कुछ बनाया जाता है। असद उमर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। असद उमर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या अब तहरीके इंसाफ का ये ख्याल है कि ये तो एक तारीख मैंने बताई कि कैसे इश्यूज बदलते रहे हैं पिछले 3.5 साल में, धांधली, असेंबली नामंजूर से चलते चलते हम अब और अब तो कहा जा रहा है कि
इमरान खान साहब की हुकूमत ने ये सारी तबाही की है, जो पेट्रोल कीमतों, डीजल की कीमतें हैं, क्या बाकी एनआरओ की लड़ाई थी ये सारा, एनआरओ की वजह से हुआ? दो बातें काशिफ, एक तो बिल्कुल इमरान खान जो पहले दिन से कह रहे थे वो सच साबित हो गया, आखिरकार सच बाहर आ ही जाता है और खुर्रम दस्तगीर के जरिए कम से कम कौम के सामने सच तो आ गया और उन्होंने वाज़े तौर पे कह दिया कि इसका ना कोई कौम से ताल्लुक था, ना मुल्क की बेहतरी से ताल्लुक था, ना महंगाई से ताल्लुक था, अपनी ज़ाती करप्शन के केसेस बचाने के लिए, अपनी सियासत बचाने के लिए सारा काम किया गया। साथ के साथ मैं ये भी कहूँगा कि आज पाकिस्तान के लिए एक स्याह दिन है। आज वो एनआरओ जो इमरान खान से तो नहीं मिला, लेकिन आज उन्होंने एनआरओ अपने आप को खुद दे दिया है और नैब का कानून जो बना है उसमें कोई 1000 अरब से ज़्यादा के जो नैब के केसेस थे उसमें से 80% केसेस ख़त्म हो जाएंगे, जिसमें से बहुत बड़े बड़े केसेस पीडीएम के अपने लीडर्स के भी हैं। तो अवाम को रिलीफ देने के वक्त तो वो कहते हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं और IMF हमें नहीं करने देता, बिजली की कीमत IMF नहीं करने देता, गैस, पेट्रोल, डीजल ये तो IMF नहीं करने देता, लेकिन 1000 अरब से ज्यादा के करप्शन केसेस माफ करवाने में, अपने आप को रिलीफ देने में उनको कोई मुश्किल नजर नहीं आई और IMF ने उनके लिए कोई मुश्किलात नहीं पैदा की। लेकिन ये आप जो कानून की बात कर रहे हैं, 2 कवानीन जिसपे सदर ने दस्तखत नहीं किया, इनकार किया अब तक, वो एक नेशनल अकाउंटेबिलिटी बिल जिसमें तरमीम की गई हैं और दूसरा इलेक्शंस का जो बिल है उसमें तरमीम जो उन्होंने सदर साहब ने उस पर दस्तखत करने से इनकार किया है और आप उसको कह रहे हैं 7 दिन। क्या करेंगे आप, क्योंकि आप तो इनके पास असेंबली में अक्सरियत मौजूद है, ऑपोजिशन लीडर भी इनका अपना है, हुकूमत भी इनकी अपनी है, अकाउंट्स कमेटी भी इनकी अपनी है, यानी इस असेंबली में शायद GDA को छोड़कर जो कि किसी का जो ऑपोजिशन कर रहे हैं, बाकी तो ऑपोजिशन है नहीं, तो ये तो अब कानून बन जाएगा इस मुल्क का। देखिए ये काम जो हुआ है ये मैलाफाइडी है कानून में, जिसको कानून की इस्तिलाह में मैलाफाइडी कहा जाता है, यानी बदनीयती पे मुश्तमिल है और अपनी जाती मुफाद के लिए, कौम के मुफाद के लिए नहीं है, तो इसको तो चैलेंज किया जाएगा। अब हम कोर्ट्स के अंदर जाएंगे और चैलेंज करेंगे और इसी तरीके से इलेक्शन जो वोटिंग का जो है और ख़ास तौर पे जो ओवरसीज वोटिंग का था, एक फंडामेंटल राइट है, एक बुनियादी हक है जिससे उनको महरूम किया जा रहा है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की पुरानी रूलिंग भी मौजूद है, उसको भी उन्होंने डिफाई किया है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट की जो उनको इजाज़त दी गई थी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो उसके साथ जुड़ी हुई थी, और साथ ही ये नैब के कानून के अंदर जो तरमीम की गई हैं, ये दोनों को कोर्ट्स के अंदर चैलेंज किया जाएगा। अच्छा साहब ये बताइए, मैं जो जिस तरह मैंने ओपनिंग में बताया ये तो हो गया कि आप इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे, ये बताएं क्या ये वाकई कुर्सी की लड़ाई है? जब भी कोई हुकूमत आती है, देखिए अब जो वोट को इज्जत दो के नारे लगाते थे, जाके वो भी डील कर रहा है, जो सबसे बड़े डेमोक्रेट से वो भी जाके डील कर रहा है। क्या वाकई ये सारी लड़ाई कुर्सी की है? एंड ऑफ द डे सबको कुर्सी चाहिए, क्या किसी तरह हम आके हुकूमत में बैठ जाए? देखिए कुर्सी की ख्वाहिश रखना बजाते खुद कोई खराब चीज नहीं है। दो चीजें हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आप फैसला कर सकते हैं कि ये जो कुर्सी की ख्वाहिश है, ये जो जुस्तजू है, ये मुल्क की मुफाद में है या नहीं है। पहली तो जाहिर है ये है कि आप को अगर वो इक़्तिदार मिलता है तो आप उस इक़्तिदार को किस लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्या आप अपनी ही 27 फैक्ट्रियां लगा लेंगे इन साल में वजीर आजम बनने के बाद? क्या आपके सरे में महल बन जाएंगे और आपके डायमंड नेकलेस जो है वो स्विट्जरलैंड पहुंच जाएंगे, या आप मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेंगे? और दूसरी चीज कि वो रास्ता क्या इख्तियार करेंगे, क्या वो आइन के अंदर जो हुदूद दी गई हैं उस आइनी हुदूद के अंदर रह के ये आप कोशिश कर रहे हैं, या उस आइनी हुदूद से बाहर निकल के? लेकिन आइनी हुदूद में तो कोई नहीं रहता ना असद साहब, कुर्सी के लिए तो सारे आइनी हुदूद से बाहर जाते हैं, डीलें करते हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, हुकूमत बनाने के लिए भी, हुकूमत गिराने के लिए भी। आपने की हुकूमत बनाने के लिए, उन्होंने की हुकूमत गिराने के लिए, वो नारे तो बाकी इसके गिर्द स्मोक स्क्रीन है, उसके गिर्द दावेदारी है कि हम बड़े साफ सुथरे लोग हैं, असूली लोग हैं। मैं भी उसमें बहस में नहीं पड़ता कि किसने डील की और किसने डील नहीं की, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए ना, कम से कम सच को सच तो बोलना चाहिए, अच्छे और बुरे में तमीज तो करनी चाहिए। और मैं जरा सा इसके ऊपर कमेंट कर दूं, खुर्रम दस्तगीर ने जो कहा है उसके बाद में लार्जर इशू जो है ना, जो बड़ा तनाजुर है, मैं उसकी तरफ भी आता हूं। देखिए जो उन्होंने कहा है, जैसे आपने इब्तदाइये के अंदर कहा कि अगर वो सिर्फ ये इल्जाम लगाते हैं इमरान खान के ऊपर कि इमरान खान ये करना चाहते हैं, तो वो एक सियासी हरीफ के बारे में उनकी एक तनकीद होती। राना सनाउल्लाह पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं यार, मैं तो इस किस्म के जो भी इजलास होते हैं शायद
3-4 लोग काबीना के अंदर थे जो सबसे अहम तरीन फैसलों के अंदर हमेशा शामिल होते थे। मेरे सामने तो कभी किसी ने ये प्रपोजल भी नहीं रखा कि कोई सेशन जज लगाए जाएं और कैसे करप्शन केसेस में बंद कर दिया जाए। पता नहीं इनको किसने बताया है, हो सकता है कि किसी ने बताया हो इनको और गलत इंफॉर्मेशन दी हो जान के मुश्किलात पैदा करने के लिए, लेकिन मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं गुजरी। लेकिन जो खुर्रम दस्तगीर ने बात की है वो बराह रास्त इल्जाम है और बड़ा संगीन इल्जाम है, क्योंकि उसके अंदर इम्प्लीकेशन क्या है, वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो नवंबर से या साल के आखिर से पहले जो होने थे फैसले उसकी बात ना करते तो ये सिर्फ इमरान खान पे इल्जाम होता, लेकिन उन्होंने बड़ी वाज़ेह तरीके से कहा है कि इस सारी चीज का ताल्लुक है फौज के सरबराह की जो तैनाती होनी थी और जो नया सरबराह बनना था फौज का, उसके बाद तो बहुत बड़ी तब्दीलियां आनी थी जिसके अंदर सारे कोर्ट्स जो हैं उनको भी नब लेना था और सारे कानून आइन को पामाल करके और सारे ऑपोजिशन वालों को उठा के जेल के अंदर डाल देना चाहिए था। ये कोई छोटा नहीं सर, आप सिर्फ यहां तक रुक गए। मैं लेट मी इलैबोरेट ऑन दिस कि वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि नवंबर के बाद एस्टैब्लिशमेंट ने भी इमरान खान के साथ मिल जाना था, अदालतों ने भी इनके साथ मिल जाना था, इलेक्शन कमीशन ने भी मिल जाना था, क्योंकि ज़ाहिर है इलेक्शन रिग करने हैं तो वो सिर्फ एक या दो तो नहीं कर सकते, उसके लिए सबका इस सारे में इकट्ठे होना बड़ा ज़रूरी है। सो वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है, और अगर आप राणा साहब का बयान इसके साथ मिला के पढ़ें कि जनाब ये तो सारा कुछ इन्होंने सारे को इकट्ठा करके कर देना था। यानी एक अगर अनपॉपुलर पार्टी है, इसका मतलब यह है कि कोई भी चाहे तो बड़े आराम से इलेक्शंस रिग करके उसकी धांधली करके किसी को भी इलेक्शन जिता सकता है। ये एक खास कॉन्टेक्स्ट में तो ये बात ठीक है कि कुछ ना कुछ तो किया जा सकता है, लेकिन मेरे लिए सरप्राइजिंग बात है कि उनका ख्याल है कि इस हद तक किया जा सकता है कि एक नोबडी को समबडी बना दिया जाए और समबडी को नोबडी बना दिया जाए। मुझे नहीं, मेरा अपना ये ख्याल था कि इस हद तक धांधली शायद बड़ा मुश्किल है 2022-23 के अंदर। काशिफ ये देखें, जो आप कह रहे हैं ना कोई कर सकता है, कोई नहीं, वो इल्जाम सिर्फ एक ही इदारे के ऊपर लगा रहे हैं। ये सबको पता है, ये सबको पता है कि वो इल्जाम किसके ऊपर लगा रहे हैं, और उस इदारे का कोई जाहिर है अगर इस साजिश का हिस्सा था तो वो फौज के इस वक्त के सीनियर तरीन जनरल्स में से एक होगा। नहीं सर, एक सेकंड रुक जाए। नहीं, वो कह रहे हैं अगले 10-15 साल, इसका मतलब आने वाले भी नहीं, वो बाई दी वे ये बात तो मैं पहले कहता था, ये तहरीक अदम एतमाद आने से पहले भी, उसके बाद भी मैं ये कहता था कि इमरान खान सबसे मुश्किल वक्त से पाकिस्तान को निकाल के ले आए। कोविड से हम बच के निकल के आ गए, मईशत तेजी से तरक्की कर रही है, बरामदात बढ़ रही हैं, सनतें बढ़ रही हैं, फसलें अच्छी हो रही हैं। अगर इन्होंने अभी इमरान खान को नहीं रोका ना, फिर अगले 15 साल नहीं इमरान खान के काबू आना। लेकिन वो तो एक सवासी जमहूरी अमल के जरिए था। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही संगीन इल्जाम लगाया है इन्होंने, और कोई शहबाज शरीफ ने उसके ऊपर कुछ नहीं बोला, बाकी कोई नहीं इसके ऊपर बोल रहा। ये कमाल की बात है कि इतना बड़ा इल्जाम लग जाए और कोई उसका जवाब ही ना दे। अब देखिए बड़े तनाजुर की तरफ सर, वैसे राणा साहब ने इसकी हाँ में हाँ मिलाई। वैसे लेट्स पुट इट इन अ कॉन्टेक्स्ट। इस तरह का बयान अमूमन पब्लिक डोमेन में नहीं दिया जाता। मतलब आप उसको अच्छी बातें करते हैं कि जनाब हम तो इस मुल्क को बचाने आए हैं। मैंने अगर आप कहें तो मैं जरदारी साहब को दिखा देता हूं, और लोगों ने कहा बार बार क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा जनाब सियासी कॉस्ट तो देनी पड़ रही थी, लेकिन हम सियासी कीमत अदा करने को तैयार है, लेकिन मुल्क बचाना था। ये उस सारे बयानिए को जो पिछले 3 हफ्ते 4 हफ्ते से बनाया जा रहा था कि हम सियासी कीमत अदा करते हुए इस मुल्क को बचाने आए हैं, वो ये आप कहा कि उन्होंने इस बहस को बदल दिया है कि हम मुल्क बचाने के लिए सियासी कीमत नहीं दे रहे, हम हुकूमत बनाने की सियासी कीमत दे रहे हैं कि वो वक्ती तौर पर सियासी कीमत देंगे, लेकिन इमरान खान के हाथ में अगर हम दे देते तो हम नायल हो जाते। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे आर सेइंग। काशिफ, ये मेरे ख्याल में मजबूरी बनी इसलिए कि वो जो सारा बयानिया खड़ा किया हुआ था कि ये नायल हैं और मुल्क खराब हो गया और महंगाई जो है उसने अवाम के साथ जुल्म कर दिया, तो जिस तरीके से इन्होंने फैसले करके मुल्क के अंदर महंगाई के अंदर इजाफा किया, जिस तरीके से खुद बअम्र मजबूरी खुद रिपोर्ट्स रिलीज करके ये बताना पड़ा इनको और तस्दीक करनी पड़ी कि इमरान खान की हुकूमत होते हुए तो 6% मईशत बढ़ रही थी, तमाम इशारियों के अंदर बेहतरी नजर आ रही थी, तो वो बयानियां तो खत्म हो गई ना, तो दफनाया गया। तो अब वो आखिरकार कुछ ना कुछ तो दिफा पेश करना था ना। अगर मईशत आपने डुबो दी है तो फिर क्या वजह थी, तो वो सच बाहर निकल के आ गया है। लेकिन ये जो आप बात करें ना, ये बहुत सारी चीजें हैं पाकिस्तान में जिनके ऊपर खुल के बात होने की जरूरत है, और शायद पाकिस्तान की जमहूरियत को अब अगले सतह के ऊपर अगर आप ले जाना चाहते हैं, अच्छी चीज क्या हुई है? अच्छी चीज ये हुई है कि 2008 के बाद ये तीसरी असेंबली है
जो अपना तकरीबन अपना वक्त मुकम्मल कर रही है। 5-5 साल पिछली 2 असेंबलियों ने पूरे किए, इसके तकरीबन 4 साल पूरे हो चुके हैं। तो ये तो बेहतरी की तरफ, तसल्सल की तरफ गया है। लेकिन हो क्या रहा है, कोई इलेक्शन का रिजल्ट हारने वाली पार्टी मानने को तैयार नहीं है। कोई पार्टी ये मानने को तैयार नहीं है कि फ्री एंड फेयर एक माहौल है जहां पे एक जमहूरी कशमकश हो रही है। बार बार पार्टियां ये इल्जाम लगाती हैं कि आला तरीन अदालतों से भी जो फैसले करवाए जा रहे हैं वो भी फैसले असरअंदाज होकर करवाए जा रहे हैं, चाहे ठीक हो ये इल्जामात या नहीं हो ठीक, ये इल्जामात लगते चले जा रहे हैं। इसलिए मेरे ख्याल में एक कोई वो एतजाज हसन एक जमाने में बहुत इसकी बात करते थे, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बने। नहीं हो सकता इस मुल्क में, सच कोई नहीं बोलेगा सर। सच साहब जाने दें, उसके लिए सबको सच बोलना पड़ेगा और सब सच नहीं बोलेंगे। मैं बता रहा हूं आपको, कोई सच नहीं बोलेगा इसके बाद। लेकिन काशिफ, आपने पिछले 3 महीने के अंदर देखा होगा कि पाकिस्तान बदल गया। ये एक मुख्तलिफ पाकिस्तान है, ये एक पढ़ा लिखा पाकिस्तान है, ये बाशूर पाकिस्तान है, ये वेल इन्फॉर्म्ड पाकिस्तान है, यानी इन्फॉर्म्ड नहीं है, ये वेल इन्फॉर्म्ड पाकिस्तान है। एक बड़ी मिडिल क्लास पैदा हो गई है, सोशल मीडिया एक इनकलाब लेके आ गया है। तो वो जो बंद कमरों के अंदर ताकत का सारा कारोबार होता था ना, वो निजाम नहीं चलेगा पाकिस्तान के अंदर। अभी तक तो चल रहा है। क्या बात कर रहे हैं, अभी तक तो वही चल रहा है। काशिफ, यही तो मैं कह रहा हूं, ये नहीं चल रहा है। और इस वक्त आप वो देख रहे हैं, अब नहीं चल रहा है, चल तो रहा है ना। मतलब ये कि वो आप उसको जिसको कह रहे हैं चल रहा है, मैं समझ रहा हूं आप क्या कह रहे हैं कि वो नहीं चल पा रहा, लेकिन चल तो रहा है कि इफेक्टिवली गवर्नमेंट्स भी बनती है, फिर वो गिरती भी है, चले जाते हैं। तो मैं वाकई में, मेरे ख्याल में सियासी लीडर्स जो हैं, आला अदलिया जो है, इंटेलेक्चुअल्स हैं, मीडिया है, फौज है, ये सारे बड़े बड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं ना पाकिस्तान के, इन सबको बैठ के आज एक गुफ्तगू करनी चाहिए कि ये जो निजाम हम जिस तरीके से चलाने की कोशिश करते रहे ना, ये 20वीं सदी का मॉडल जो है ये 21वीं सदी में नहीं चलेगा। और इस मुल्क में इतना पोटेंशियल है कि ये जुल्म है कि हम एक मॉडर्न सोसाइटी, एक नए माशरे के लिए, एक पढ़े लिखे माशरे के लिए, एक मिडिल क्लास माशरे के लिए एक निजाम ना बना सके जिससे इस मुल्क की सलाहियत की बुनियाद के ऊपर इसको तरक्की दी जा सके। सर लेकिन निजाम तो हमने कोई भी नहीं बनाया ना। देखें, जब गिरफ्तारियां हुई, मैं बहुत से आपके तरीके इंसाफ के लोगों को जानता हूं जो बहुत कुछ गिरफ्तारियों के बारे में वो भी कहते थे यार ये गलत है, या ये जो ये गिरफ्तार हुआ गलत है। वो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप किस किस गिरफ्तारी के बारे में आपका ख्याल है कि जो नून लीग के लोग गिरफ्तार हुए वो गलत है? एक ब्रेक लेने थे मुझको वो भी, और कि क्या जो अब मुश्किल फैसले हो गए हैं वो क्या ठीक फैसले नहीं है आपके ख्याल में? क्या पेट्रोल महंगा करना, बिजली महंगी करना, क्या ये ठीक फैसला है या ये IMF की एक कंडीशन है? जैसे आप बार बार कहते रहे कि IMF कहता था सब्सिडीज खत्म करो। एक ब्रेक के बाद जरा मुझे इन 2 चीजों का जवाब असद साहब से लेना। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद है। असद उमर साहब, ये जो केसेस बने, जो उनके खदशात थे कि हम सारों को जेल में डाल के नायल करवा देंगे केसेस के अंदर, बहुत से लोगों का ख्याल था इंडिविजुअल केसेस की बुनियाद पर कई केसेस कुछ गलत बने हैं। आप अग्री करते हैं इस से कि कुछ केसेस गलत भी बने जो नैब ने बनाए लोगों पर? देखिए, बिल्कुल मेरा ये ख्याल है और कई लोगों का ये ख्याल है। और कभी कभी तो बिल्कुल ऐसा लगता था कि तो जान के पूरे अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को जो है वो बदनाम करने की कोशिश हो रही है। वो लोग जिनके खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी फाइलें, जिनके ओपन एंड शट केसेस हैं, वो केस चल का ही नहीं रहा, वो लोग दंदनाते फिर रहे हैं। और फिर कुछ ऐसे केस नजर आ रहे हैं जिनकी कोई तो मंतक ही नहीं समझ में आती कि ये केस बन क्यों गया, उसका सर पैर ही नहीं समझ में आता। तो बिल्कुल ऐसा जरूर। तो कौन से केस को कैटेगराइज करेंगे एज गलत केसेस? पहले वो मैं कोई इंडिविजुअल केस के ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन क्या प्रोसेस जो है वो बड़ा जबरदस्त लगता था और बेहतरीन नजर आता था, नहीं ऐसा। और जैसे मैंने कहा, जो नाम खुर्रम साहब ने लिए मैं वो ले लेता हूं। शाहिद खाकान का केस आपको लगता है ठीक केस था? ऐसे इकबाल मैं कमेंट नहीं करूंगा, मैं इसके ऊपर इनफरादी केसेस के ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा। वो शायद वैसे ही सब जुडिस हो, लेकिन ना भी हो तो मैं इंडिविजुअली कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि क्या मुझे केसेस, मेरे अपने सियासी हरीफों के कोई केस नजर आता था जिसके अंदर कोई जान नहीं नजर आती थी, ऐसा था। लेकिन उससे कहीं ज्यादा केस ऐसे थे जो बिल्कुल ओपन एंड शट केस नजर आते थे, जिसमें कोई दो रत्ती का शक नहीं है। वो बता दें कौन से आपके ख्याल में ओपन एंड शट कौन से थे? ये जो टीटी वाला केस, यार उसमें बचा क्या पीछे? मतलब खुदा का वास्ता, बंदे का कैश कोरियर्स के स्टेटमेंट से लेके फिजिकल अकाउंट से पैसा निकल रहा है, दूसरे अकाउंट के अंदर जा रहा है, उसमें पीछे बच क्या गया है? और उसकी पेशियां लगी चली जा रही हैं, तारीखें बढ़ती चली जा रही हैं और कहीं केस जा ही नहीं रहा। आप ये ओपन एंड शट केसेस पे कमेंट करेंगे, लेकिन
इंडिविजुअल कौन से केस गलत हैं आप उस पर बात नहीं करेंगे। ये बताएं सर, ये डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, IMF कहता है कि सब्सिडीज खत्म करें, ये फैसला दुरुस्त है हुकूमत का या गलत है? देखिए, मैं आपको जरा सा समझा दूं, इसके ऊपर ये इस तरह हाँ या नहीं का जवाब नहीं है। आपने मईशत को चलाना है उस बुनियाद के ऊपर कि जो सस्टेन किया जा सके, ठीक है ना। सो आप लोगों को रिलीफ देने के अंदर अपनी बजट के परखच्चे उड़ा के रख दें, ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं और ये अवाम की फलाह की बात नहीं है। लेकिन क्या आपके पास कोई चॉइसेस होती हैं? अगर कोई चॉइस ही नहीं है तो फिर फर्क क्या पड़ता है किसकी हुकूमत, उससे क्या फर्क पड़ता है कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, उससे क्या फर्क पड़ता है कि IMF है या नहीं है। आंख बंद करे और रबर की तरह करते चले जाएं। तेल गैस की बात कर लें, क्या रूस से अगर आप सस्ता तेल खरीद लेते तो क्या आपकी कम कीमत बढ़ानी पड़ती? बिल्कुल ऐसा है। क्या आपने जो गैर यकीनी फजा पैदा की ये अपनी अदम एतमाद की तहरीक के बाद, आपको पता है कि सिर्फ 3 महीने के अंदर आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो 3.5 साल के अंदर फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हमारे बढ़े थे, जो 9.7 अरब डॉलर से बढ़ के $16.5 बिलियन से ऊपर चले गए थे, वो $9 बिलियन से भी नीचे आ गए। वो आज उससे भी नीचे जहां जून 2018 के अंदर थे। और नतीजा क्या निकल रहा है? 31 रुपए बल्कि 32 रुपए की कदर में कमी आ गई है डॉलर की निस्बत। 30 रुपए लीटर तो सिर्फ कीमत इसलिए बढ़ी है आपकी क्योंकि आपका रुपया कमजोर हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन फैसले कर रहा है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। और अगर ये सिर्फ 2 चीजें अगर आप दे दें कि अगर ये गैर यकीनी सूरत हाल ना पैदा होती, पाकिस्तान में जो फॉरेन करेंसी के इनफ्लोज आना बिल्कुल ड्राइव हो गए, बिकॉज एतमाद कोई नहीं है तो इनफ्लोज हो ही नहीं रहे और आपके रिजर्व्स गिरते चले जा रहे हैं। अगर ये सूरत हाल ना होती और आप रूस के साथ नेगोशिएट कर सकते तो उसी टैक्स की बुनियाद के ऊपर, उसी सब्सिडी के लेवल के ऊपर आप शायद 50-60 रुपए लीटर सस्ता इस वक्त पेट्रोल बेच सकते। आपको लगता है, वैसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आप क्योंकि रूस भी गए, आपने अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात देखे, इस बुनियाद पर कि आप रूस चले गए, हुकूमत गिरा दी गई बकौल आपके, ये उन्होंने इमरान खान को जिम्मेदार ठहराया कि वो अकेले जिम्मेदार हैं इस चीज़ के कि रूस का दौरा हुआ, और नो कॉन्फिडेंस इसलिए थी कि वो खुश नहीं थे आपसे। आपको लगता है कि अमेरिका जैसा मुल्क, EU उनके साथ है, बहुत से लोगों का ख्याल है कि जो हमारी ट्रेड है 24 अरब डॉलर की जो ट्रेड है हमारी, वो इन 2 यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ है। अगर आप ये करते और रूस से सस्ता, हम इंडिया के साथ मवाजना, हम इंडिया की मिसालें तो देते हैं, लेकिन इंडिया देखिए भाई माशी तौर पर एक कदर एक मजबूत मुल्क है। क्या आपको लगता है कि वो आपको करने देते, ये अपनी ट्रेड पुल करते, GSP+ स्टेटस पुल कर लेते? ये तो आपने काशिफ शहबाज शरीफ साहब इतना खुश होंगे आपका ये सवाल सुन के। मैं तो खुश हूं, क्या ये होता है या नहीं? यार ये कौन भिखारी नहीं है, खुदा का वास्ता 22 करोड़ का मुल्क है, दुनिया की बड़ी अस्करी कुव्वतों में से एक है, न्यूक्लियर कंट्री है, हम एक रेलेवेंस रखते हैं, हम सब्सटेंस रखते हैं। ये जो एक हवा बनाया जाता है ना कि आपने इधर अमेरिका को ना किया और उस तरफ बम गिरने शुरू हो जाएंगे, वो भाई ऐसा नहीं होता है। पाकिस्तान के पास बहुत कुछ देने के लिए भी है। पाकिस्तान एक अहम मुल्क है। अफगानिस्तान आज भी अमेरिका के लिए अहमियत रखता है। जो मिडिल ईस्ट है, मशरिक वस्ता जो है, वो अमेरिका के लिए अहमियत रखता है। पाकिस्तान एक अहम प्लेयर है इधर, तो हर बात मानना जरूरी नहीं है। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप जंग करना शुरू कर दें, लेकिन मैं सिर्फ कोट करूंगा भारत के वजीर खारजा को, जब उनसे ये पूछा गया रशिया का और यूक्रेन का, उन्होंने कहा यार ये तुम्हारे 2 यूरोपीय ममालिक की जंग है, हमारा कैसे लेना देना, लड़ो जाके तुम। आप ये कह रहे हैं सिर्फ इफेक्ट नहीं होना था कोई, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। उसको मैनेजेबल है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपने जैसे ही ना कहा तो अगले दिन पाकिस्तान का नाटका बंद हो गया, ऐसा नहीं है भाई। पाकिस्तान एक रेलेवेंट मुल्क है। असद साहब ये बताइए कि लॉन्ग मार्च की कॉल इमरान खान साहब ने दी थी, इस्लामाबाद आके बैठना था, लेकिन वहां से आप वापस चले गए। लेकिन अब वो बार बार कह रहे हैं एक मुश्किल फैसला, एक फैसला करना है, मैं आपको कॉल दूंगा, लेकिन वो कॉल कब आएगी? कोई टाइम फ्रेम है आपके जहन में कि कब तक ये कॉल दी जाएगी इस्लामाबाद आने की? आज भी इसके ऊपर बात हुई थी, जल्द मेरे ख्याल में अब तो वो जल्द तारीख का ऐलान करने वाले हैं। वैसे कल कॉल दी थी उन्होंने और बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान में लोग निकले, और किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो तब्दील हो रहा है। वही जो मैं पहले आपसे बात कर रहा था ना, ये पुराना पाकिस्तान नहीं है यार। जो समझता है वो पुराने हथकंडों से पाकिस्तान चल सकता है, वो नहीं चल सकता। ARY ने अपेरेंटली वो क्लिप भी दिखाया था, एक वो 6 साल की बच्ची जो है वो स्टेज पे आ गई, उसने मुझे कहा कि अंकल मैंने बात करनी है, मैंने माइक उसको दे दिया, और वो कहती है मैं इमरान खान के लिए जान देने को तैयार हूं। तो यहाँ पे तो 6 साल के बच्चे जो हैं उनको भी सूरत हाल समझ में आ गई है कि क्या हो गई है। तो इंशाल्लाह ताला जब भी कॉल देंगे आप बहुत बहुत बड़ी तादाद के अंदर
आपको नजर आएगा पाकिस्तान के अवाम को निकलते हुए। असद साहब, पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन आने वाले हैं, ज़ाहिर है उसकी अब कैंपेन शुरू होगी। इमरान खान साहब आई एम श्योर जाके वहाँ पे कैंपेन करेंगे, ऑपोजिशन या अभी आज की हुकूमत भी उधर कैंपेन करने का सोच रही है। इसके नताइज का मुल्की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? मैं आपका कहीं बयान देख रहा था, आपने कहा बड़े अहम इलेक्शन है, शायद आपने ट्विटर पर कहा या कहीं बयान दिया कि बड़े अहम इलेक्शन है। अब दो सूरतें हैं, अगर तहरीक इंसाफ अपनी सीटें रिटेन करती है फिर तो एक बड़ा स्टेटमेंट है, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि जी हम तो पहले ही कहते हैं हम यहाँ बैठे हैं और हमारी मकबूलियत का ये ग्राफ है। दोनों सूरतों में मुझे बताएं कि अगर जीते तो क्या हालात बनेंगे सियासी, हारे तो क्या सियासी हालात बनेंगे आपके ख्याल? नहीं, ये काशिफ ये उससे जरा ज्यादा बात है, ये सिर्फ मकबूलियत का टेस्ट नहीं है। ये अमूमी तौर पे तो ज़िमनी इंतखाब जो होता है वो सिटिंग हुकूमत का इंतखाब कहा जाता है, क्योंकि लोगों को पता होता है कि जो भी इलेक्शन ये जीतेगा तो हुकूमत तो बदलनी नहीं है। ये जो इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं, इस इलेक्शन के रिजल्ट से ये तय होगा कि पंजाब का वजीर आला किसने होना है। हमारी वो 5 वो तो आ जाएगा इंशाल्लाह ताला, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा कि जी वो गरीब फैसला किया इलेक्शन कमीशन ने, बिल्कुल आइन से मुतरादिफ फैसला कर दिया। तो वो 5 जो हमारी रिजर्व सीटें हैं वो तो आनी ही आनी है। उसके बाद ये 20 सीटों में से अगर एक बड़ा हिस्सा हम जीतते हैं तो 186 से ज्यादा मेंबर इत्तेहाद के हमारे होंगे, पीएमएलक्यू के और पीटीआई के होंगे, और हमारा वजीर आला होगा पंजाब में। क्या उसके बाद असेंबली तोड़ेंगे असद साहब अगर आपकी हुकूमत बन जाती है पंजाब? उसके बाद हुकूमत बनाने के बाद जाहिर है असेंबली तोड़ेंगे यार। ये लूली लंगड़ी जमहूरियत जो इस वक्त चल रही है, जिससे मुल्क का इतना शदीद नुकसान होता जा रहा है, जिससे मईशत के एक्सपर्ट जो हैं वो खौफजदा हैं कि हम कहीं श्रीलंका ना बन जाएं। ये जुल्म हम पाकिस्तान के ऊपर थोड़ी करना चाहते हैं। सो मैं दोबारा अपनी समझ के लिए, आप कह रहे हैं कि जो ही इलेक्शन जीतेंगे अगर हुकूमत बन गई पंजाब में तहरीक इंसाफ की और काफ जो ही मतलब पहले दिन तोड़ेंगे या तीसरे दिन तोड़ेंगे, मुझे ये बताएंगे उसके बाद अगर जैसे इंशाल्लाह ताला ये होने वाला है, इंशाल्लाह ताला ये सूरत हाल आने वाली है अगले महीने, तो उसके बाद शहबाज शरीफ जो हैं वो इस्लामाबाद के वजीर आजम बन के करेंगे क्या? उसके बाद तो खुद उन्होंने इलेक्शन हुकूमत तोड़ देंगे आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल तोड़ देंगे। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब हमारे साथ कह रहे थे कि अगर पंजाब का इलेक्शन जीते तो हुकूमत तोड़ देंगे। एक ब्रेक लेते नाज़रीन, लेकर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। असद उमर साहब ने आखिर में एक बड़ी बात कर दी, उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन हम जीत गए और हमारी अक्सरियत आ गई पंजाब में तो फिर असेंबलियां तोड़ दी जाएंगी और नए इंतखाबात की तरफ जाएंगे। इसका मतलब लग ऐसे रहा है कि जब तक पंजाब के ज़िमनी इलेक्शंस होते हैं शायद कोई लॉन्ग मार्च की ऐसी कॉल आपको नजर ना आए, क्योंकि अब एक आसान रास्ता जो तहरीक इंसाफ को नजर आ रहा है, उनके पास नंबर्स इस वक्त तो अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।